चलिए बीसीआर का सॉल्यूशन देख लेते हैं। शायद आपको क्वेश्चन क्लियरली नहीं दिख रहा होगा या फिर दिख भी रहा होगा, मैं मानता हूँ आपको दिख रहा होगा। तो पहला जो था वो पैराग्राफ वाला, जिसमें पैसेज आपको दिया जाता है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ एन एयर पोल्यूटेंट। देखिए एयर पोल्यूटेंट के बारे में पूछा था, उसका आंसर देखिए क्लियरली यहाँ पे गिवन था। कहाँ पे? यहाँ पे कि एयर पोल्यूटेंट क्या है। Air pollutant is defined as a substance which is present in air while normally it is not there or present in an amount of exceeding the normal concentration। यहाँ पे दिया हुआ था। यहाँ पे ये भी लिख सकते थे it could either be gaseous or a particular matter। तो ये जो था ये पहले का आंसर था, आपको क्लियरली दिख गया होगा कि पहले का आंसर जो था, एक मिनट, वो यहाँ से था, यहाँ से शुरू था और यहाँ तक भी था। अगर आप यहाँ तक भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि आंसर जो था वो आपको पैराग्राफ 1 में गिवन था। ठीक है, किस में गिवन था? पैराग्राफ 1 में। थोड़ा ठीक कर लेते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो पैराग्राफ 2 में था। ये जो था कि वाई डू वी फील सुफोकेटेड इन क्लोज्ड इन्वायरमेंट, इसका पैराग्राफ 2 में आंसर था। कहाँ पे था? देखिए दिखाते हैं। ये देखिए, it is true that the CO2 carbon dioxide exhaled out of lungs may accumulate in a closed and overcrowded place। और यहाँ से आपको कहाँ तक लिखना था? आप यहाँ तक लिख सकते थे, but such an increase is usually small and temporary unless the room is really all right। तो यहाँ तक ये जो पैराग्राफ 2 में ये आंसर था। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में ही पूछा था। ये देखिए, तो 2 का 2 में था। अब अगला देखिए, जो तीसरा क्वेश्चन था उसका पैराग्राफ 3 में आंसर था। 2 का हो गया, पैराग्राफ 3 में आंसर था। तीसरा क्वेश्चन एक्चुअली में पूछा क्या था, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 था हाउ द सिक बिल्डिंग सिंड्रोम कैन बी कैरेक्टराइज्ड। कैसे उसको कैटेगराइज कर सकते, किसको? सिक बिल्डिंग को। तो उसका जो था वो पैराग्राफ 3 में आंसर था। ये देखिए, इट इज कैटेगराइज्ड, सीधे लिख दिया, इट इज कैटेगराइज्ड बाय द जनरल फीलिंग्स ऑफ मेलाइज, हेडेक, डाइजीनेस, इरिटेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये जो था वो इसका आंसर था। यहाँ पे आप यहाँ भी लिख सकते थे कि इट में एल्सो बी अकम्पनाइड बाय नोसिया, इचिंग, एसिस। तो यहाँ तक ये आंसर था, ये था 3 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 का देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन नंबर का क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका पैराग्राफ 5 था, जैसे एक पैराग्राफ छोड़कर। ठीक है, जैसे ये वाला पैराग्राफ छोड़ देते आप यहाँ पे प्रोडक्ट वाला, और देखिए 5 का यहाँ पे डायरेक्टली आंसर था 4 का। 5 पैराग्राफ में कि स्मोकिंग ऑफ तंबाकू इज द क्लोज्ड इन्वायरमेंट, इन द क्लोज्ड इन्वायरमेंट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंडोर पोल्यूशन। इंडोर पोल्यूशन के बारे में ही पूछा है। क्या पूछा है? हाँ, इंडोर स्मोकिंग इज वेरी हैजार्डस। तो वो चीज़ें क्या था आपका यहाँ पे पैराग्राफ 5 में, पैराग्राफ 5 में था। ओह, एक मिनट। ठीक है, पैराग्राफ 5 में आपको मिल गया। कहाँ था? ये देखिए, यहाँ पे वो था। और यहाँ से कहाँ तक? आप यहाँ तक लिख सकते थे आराम से। ठीक है, 2-3 लाइन अगर आप लिख दिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 जो था क्वेश्चन, उसका पैराग्राफ 5 ही है। 6 होगा उसका पैराग्राफ, हाउ कैन वन ओवरकम द डेंजर्स ऑफ इंड्योर एयर पोल्यूशन। कैसे उसको ख़त्म किया जा सकता है, क्या है, इंड्योर एयर पोल्यूशन को। तो उसका जो आंसर था आप देखिए कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो 6 में था। यहाँ पे देखिए, इंडोर एयर वेंटिलेशन करवाकर सिस्टम्स, कूलर्स, एयर कंडीशनर्स, डैम्पनेस, डिके, पेट एनिमल्स, ये सारे जो है हैंडलिंग ऑफ द क्या कैजुएटिव आइटम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिज हाइपोक्रेटिक डिसीजेज। क्या पूछ रहा था? हाउ वन कैन ओवरकम द डेंजर्स ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। अब 5 के बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है?
वो ये देखिए नोट मेकिंग और कम्युनिकेशन, इसी से था। हाँ, नोट मेकिंग बनाना है आपको, हेडिंग, सब हेडिंग और समरी लिखना है। तो देखिए इसका आंसर जो है, ये देखिए हमने नोट मेकिंग बना दिया है। जहाँ पे हमने बात किया इफेक्टिव स्पीकिंग का, आप देखिए स्पीकिंग का हमने लिखा SPKNG, और नीचे जो कीवर्ड्स लिखे हैं, कीवर्ड्स में हमने लिख दिया है क्लियरली कि SPKNG का मतलब होता है स्पीकिंग, मैंने ऊपर दिया है। वैसे ही इसमें 2-3 और पॉइंट डाल दिए कि डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव लिसनिंग, देखिए सबका शॉर्ट है, नीचे सबका कीवर्ड्स यूज किए हैं, ठीक है। टेक्स, एनर्जीज टू कंसिडर, आप कुछ भी लिख सकते थे। अब अगर आप इसमें एक हेडिंग डाले हैं, फिर एक ही सब हेडिंग भी डाले हैं तो भी काम चल जाएगा। जैसे दूसरा जब मैंने पॉइंट डाला तो उसमें 6 मैंने सब हेडिंग डाला, 7 सब हेडिंग है, तो ये सारे जो है वो मैंने डाला। जैसे ऊपर इफेक्टिव स्पीकिंग की बात कर रहा था, कम्युनिकेशन चैप्टर की तरह, तो इफेक्टिव स्पीकिंग किस पे डिपेंड करता है, इफेक्टिव लिसनिंग पे भी डिपेंड करता है, एक एनर्जी लेता है, कंसंट्रेशन में हेल्प करता है, अंडरस्टैंडिंग कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है इफेक्टिव स्पीकिंग। और कहते हैं इनकम्पिटिटेंट जो लिसनर्स होते हैं वो फॉल हो जाते हैं बहुत सारे केसेस में, ड्रिफ्ट हो सकते हैं, काउंटर हो सकते हैं, कम्पीट हो सकते हैं, ठीक है, और रिएक्ट करते हैं लास्टली। तो ये सारे रीजन्स था। अगला हमने बात किया इफेक्टिव लिसनिंग का, ऊपर इफेक्टिव स्पीकिंग, अगला जो है इफेक्टिव लिसनिंग, जिसमें मैंने कहा कि ये आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन है, इसमें डिटर्मिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमने लिखा कि नोट टेकिंग जो कि सोल्यूशन है, तो नोट टेकिंग क्या है, एड टू द लिसनर्स, देखिए सबका शॉर्ट की नीचे है, हेल्प्स द स्पीकर्स, गिव्स कॉन्फिडेंस एंड मेक्स इफेक्टिव यूज ऑफ ऑडियंस। तो ये सारे का कीवर्ड्स भी मैंने नीचे लिख दिया है कि मैंने ऊपर DPNDS लिखा है मतलब डिपेंड्स, LSTNG लिखा है मतलब लिसनिंग, ENRG लिखा है मतलब एनर्जी, और क्या है HRNG मतलब हियरिंग अंडरस्टैंडिंग का ये, और INCPMT ऐसा इनकम्पिटेंट नंबर का NMBR, ये सारे मैंने जो कुछ भी ऊपर लिखा सबका कीवर्ड्स इधर दे दिया। अगला था समरी। तो समरी मैंने क्या किया, सिर्फ आराम से उसमें से कुछ कुछ वर्ड्स उठाए, अपना शब्द लगाए और इफेक्टिव स्पीकिंग टाइटल डालकर मैंने उसकी समरी लिख दी। ये डिपेंड करता है लिसनिंग पे, एनर्जी लेता है, कंसंट्रेशन, हियरिंग, ये सब के लिए। जो इनकम्पिटेंट होते हैं उनको प्रॉब्लम्स हो जाती है। अच्छा जो लिसनर्स होगा कंसंट्रेट करेगा, मैसेज रिसीव करने में डिटर्मिनेंट होगा वो। कुछ कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते इफ़ेक्टिव, क्यों, क्योंकि उनका वॉइस प्रॉब्लम्स होता है, कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मैंने उसमें मेंशन किया था। और आगे आगे 8 का ये क्या था, 8 का है कमेंट अपॉन दी फॉलोइंग, यानी किसके बारे में बात करना था, किसके बारे में, कम्युनिकेशन डज नॉट सिंपली इन्वॉल्व सेंडिंग ऑफ ए मैसेज बाय ए पर्सन। मतलब कम्युनिकेशन डज नॉट सिंपली इन्वॉल्व सेंडिंग ऑफ मैसेज बाय ए पर्सन, कि सिंगल पर्सन ही इन्वॉल्व हो जाएगा और कम्युनिकेशन हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे मैसेज होती है, वहाँ पे सेंड होता है, फिर सामने वाला रिसीवर होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें लिखना था। वो कैसे लिखा है, कम्युनिकेशन कैन ओनली बी completed वंस द सेंडर ऑफ द मैसेज विल रिसीव एन अप्रोप्रिएट फीडबैक। मैंने तो सेंड कर दिया, इसका मतलब नहीं कि सब कुछ हो गया, सामने वाला भी फीडबैक देना चाहिए। अब इसके लिए आप ऐसे भी बना सकते थे, जो डायग्राम था कि सेंडर ने भेजा क्या, इनकोड करके मैसेज, फिर क्या हुआ, रिसीवर को वो मिला, रिसीवर उसको डिकोड किया, डिकोड करने के बाद अपना फीडबैक जो है वो सेंडर के पास वो दे दिया। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन जो है वो एक से दूसरे की तरफ चला गया और कंप्लीट हो गया। बेसिकली यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर रहा था, कैसे कंप्लीट होगा, ठीक है। अगला देखिए MCQs 8 के B का 1 क्या बोला, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। क्या वर्ड है, एडेमेंट, एडेमेंट वर्ड है। इसका सिंपली जो वर्ड है जो कि इसका मीनिंग को बताता है वो क्या है, आंसर में देख लीजिए, इनफ्लेक्सिबल। यहाँ पे ऐसे इस तरीके से डालना चाहिए था, इनफ्लेक्सिबल। 8 के B के 1 का क्या है, इनफ्लेक्सिबल, ठीक है। वैसे ही दूसरा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन। सूटेबल ऑप्शन क्या है, द स्टडी ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग इन्वॉल्व्स वेरियस, क्या, कोडिंग और डिकोडिंग की बात करें, यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज की बात कर रहा है, तो हेल्दी, ऑब्वियस, वर्बस नहीं, क्राइप्टिक। अगला था चेंज द वॉइस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई क्लीन माई टीथ ट्वाइस अ डे। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट क्या बन सकता है, ही सेड दैट ही क्लीन हिज टीथ ट्वाइस अ डे, ये बनेगा। जैसे मैंने लिख भी दिया है, ही सेड दैट ही क्लीन हिज
टीथ ट्वाइस अ डे, पास्ट में चला गया यहाँ पे, और क्लीन हिज टीथ। 8 का सी जो था वो किस चीज़ पे बात कर रहा था? 8 का सी जो प्रिसाइज पे बात किया, और एक टाइटल पे। तो देखिए टाइटल कुछ भी आप डाल सकते हैं, ऑर्गेनिज्म, इमोशंस, जब आप पढ़ रहे होंगे ह्यूमन इमोशन, सब कुछ भी टाइटल डाल दीजिए। और जितना पैराग्राफ दिया था उसका 1/3 आपको कर देना था, 1/3। आप सीक्वेंस नहीं चेंज कर सकते थे, अपना व्यू नहीं डाल सकते थे, इतना याद रखिए। अगर यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर भी हुआ होगा, लेकिन आपने अप्रोप्रिएटली दे दिया होगा, तो 5 में से 3-4 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपना व्यू नहीं डालना था। प्रिसाइज के बाद नेक्स्ट था कि कॉन्क्रीटनेस इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कैसे? देखिए कॉन्क्रीटनेस का मतलब क्या होता है कि आप प्रूफ के साथ किसी बात को रख रहे हैं, ठीक है, सिंपली। तो देखिए आंसर में हमने क्या लिखा है, ये तुमने बात कर दिया कि ऑर्गेनिज्म, इमोशन, ये सब टाइटल डालिए, 1/3 कर दीजिए टोटल पैराग्राफ का। आगे देखिए कॉन्क्रीटनेस क्या है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। इसमें जो है कभी भी एब्स्ट्रैक्ट को डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि ये अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन को। आपको अपनी फैक्ट्स और प्रूफ्स के साथ ही कम्युनिकेशन करनी है। इसी में एक और था, और करके क्वेश्चन कि व्हाट डू मीन बाई विजुअल कम्युनिकेशन। तो भाई विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? सिंपली आप किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखाकर या फिर उस पर कुछ रिटन सिंबल दिखाकर सामने वाले से कम्युनिकेट कर रहे हो, जैसे ट्रैफिक होता है, तो इसे क्या कहते हैं? विजुअल कम्युनिकेशन। देखिए उसका क्लियर डिफिनेशन हमने लिखा है क्या, कि विजुअल कम्युनिकेशन इज ए कम्युनिकेशन इन विच डिजाइन, कलर्स along with the written words to make message clear। जो डिजाइन, कलर्स आर यूज्ड होते हैं along with written words to make मैसेज क्लियर, जैसे ट्रैफिक सिग्नल। ओके, आगे देखिए, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। रिलीज का बेस्ट क्या हो सकता है? लाइक, एबहॉर, हेट, लोथ, सारे अलग अलग हैं, यानी कि लाइक इज द करेक्ट ऑप्शन। देख लेते हैं एक बार। हाँ, 9 के बी के 1 का लाइक। सेकेंड वन देखते हैं। सेकेंड वन, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मेसी, मेसी का पूछ रहा है। मेसी, ऑर्गेनाइज्ड नो, हाइजेनिक नो, क्लीन नो, जीरो डिफरेंस है। डर्टी, मेसी मीन्स डर्टी। अब नेक्स्ट वन है थर्ड, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच में आपको जो है वो कन्वर्ट करना है। तो क्या है कि शी सेड दैट शी वुड पे अ न्यू हाउस, शी वुड बाई अ न्यू हाउस इफ़ शी हैड बीन रिच। कि अगर वो अमीर होती तो ज़रूर अच्छा घर खरीदती, नया घर खरीदती। इसका जो है वो आपको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? सिंपली देख लीजिए। शी सेड, क्या कही? आई वुड, बात की बात करें, बाई अ न्यू हाउस इफ़ आई वेयर रिच। अब बोलेंगे इफ़ आई वेयर, यस, जब भी ऐसे पास्ट की बात की जाती है प्रेजेंट में, तो आई के साथ, आई हो, ही हो, सबके साथ वेयर का यूज होता है। इफ़ आई वेयर रिच, अगर मैं अमीर होती तो मैं खरीद लेती नया हाउस। सिंपल। बी का हो गया, बी के 3 हो गए। अब सी में आइए, रिपोर्ट लिखना है। तो सिंपली मैं रिपोर्ट के लिए यही बात कहूँ, किस चीज़ पे? क्लाइमेट चेंज। पहले आप डिफाइन कीजिए क्लाइमेट क्या है, फिर बताइए इसका इम्पैक्ट क्या है, इफेक्ट क्या है, ये कैसे इफेक्ट करता है, कैसे करेंटली अभी चल रहा है क्लाइमेट, कैसे क्लाइमेट से क्रॉप्स ये सब इफेक्ट होता है, कैसे क्लाइमेट बिल्कुल अगर अनफेवरेबल हो जाए तो इफेक्ट होता है। सारी चीज़ें जो थे क्लाइमेट चेंजेस में आपको लिख देनी थी 250 वर्ड में। अब इस चीज़ को मैं लिखना चाहूँ तो मैं तो अगर अपनी वर्ड्स में लिखता तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन क्या करना था आपको, डेफिनेशन बता देते, इंपॉर्टेंस लिख देते, इफेक्ट डाल देते, करंट में इसका फेवरेबल इम्पैक्ट क्या है, अनफेवरेबल क्या है, सब कुछ लिख देते तो कोई दिक्कत की बात नहीं था। 10th के में पूछ रहा था व्हील एंड स्पोक नेटवर्क। तो व्हील एंड स्पोक नेटवर्क क्या होता है कि कोई एक सिंगल अथॉरिटी है और वो सारे के साथ बात कर रहा है एक ही साथ, ठीक है। कोई मान लीजिए ऐसे सिंगल अथॉरिटी है, सबके साथ बात कर रहा है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, एक मतलब इस तरीके का होता है व्हील, ठीक है। एक सिंगल बीच में है और वो सारे से बात कर रहा है, ये बीच वाला। तो इस तरीके से अगर आप बना भी देते तो ये शायद 2 नंबर का था। और यहाँ पे क्या होनी चाहिए, ये छोटे फर्म के लिए होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि छोटे फर्म में ही एक ही हेड होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे। लीडरशिप जो है जब सेंट्रलाइज्ड की ज़रूरत हो तब ऐसा करना चाहिए, एक के पास सारा पावर। लीडर शुड भी एलिजिबल हो, ऐसा नहीं कि किसी को भी एक को हेड बना दिया और वो सबसे बात कर, नहीं, एलिजिबल होनी चाहिए। तो ये सारी बातें थी। नेक्स्ट वन जो था क्वेश्चन 10 का बी, चेंज दिस सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव करना था, ठीक है। क्या? प्लीज़ हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। सिंपली इसका हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी।
देखिए इस चीज़ को मैंने लिख कर भी रखा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। आगे चेंज सेंटेंस पैसिव से एक्टिव करना है। जॉब्स विल हैव बीन लॉस्ट बाय थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स ड्यू टू द पेंडेमिक, तो आप ऐसा भी लिख सकते थे ड्यू टू द पेंडेमिक, या फिर पेंडेमिक को लास्ट में भी डाल देते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सिंपली जो आंसर होता है थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स विल हैव लॉस्ट जॉब्स ड्यू टू द पेंडेमिक। तो ड्यू टू द पेंडेमिक थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स विल हैव लॉस्ट दियर जॉब्स, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, विल लॉस्ट जॉब्स ऐसा भी आप लिख सकते थे, यानी कि पेंडेमिक ड्यू टू पेंडेमिक पीछे भी आगे भी तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। नेक्स्ट वन क्या है, चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में करना तो क्या था, टीचर सजेस्टेड द बॉयज दैट दे शुड गो स्विमिंग सिंस इट वाज सो वार्म। डायरेक्टली करना है, चलिए आते हैं इसको प्रेजेंट में लेकर। द लीडर सेड टू द बॉयज, क्या बोलते हैं यहाँ पे लगाइए, यू शुड गो स्विमिंग सिंस इट इज सो वार्म, लगा दिए, सिंपल था। हाँ नेक्स्ट वन क्वेश्चन में पूछा आपको ईमेल, ईमेल ही था ना कि ईमेल आपको लिखना है। तो ईमेल लिखना है तो कुछ नहीं करना है, और ईवर भूपेंद्र आपका टाइटल दे दिया है कि आप रेजिडेंट हैं यहाँ के, आपका डेट भी दे दिया, फ्रॉम लगाएंगे और अपना एड्रेस डालेंगे। टू में जिसके पास आपको भेजना है उसका आप एड्रेस डालेंगे, यंगर्स ब्रदर की। यू आर वरीड अबाउट योर, किसको सेंड कर रहे हैं, आप रेसिडेंट हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या करें, आप लेटर लिख रहे हैं एडिटर को, तो फ्रॉम में पहले अपना एड्रेस, टू में इसका, फिर CC BCC सब्जेक्ट और फिर टोटल कंटेंट और बातें लिखकर ख़त्म। कैसे, ये देखिए जैसे ईमेल लिख रहे थे आप, पहले फ्रॉम अपना एड्रेस, टू जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस डायरेक्टर था, फिर CC लिख कर छोड़ देते BCC, और सब्जेक्ट में डालते अपना इंट्रो डालते, और इंटरनेट के बारे में पूछ रहा है कि आपका जो उसका हैबिट है आपके भाई का वो, तो उसके बारे में इंटरनेट के यूजेस, इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब कुछ डिस्कस कर लेते और बात ख़त्म। इतना हार्ड भी नहीं था, क्योंकि आपका जो हंगर ब्रदर है वो इंटरनेट पे ज़्यादा काम करता है, ये इसी के बारे में लिखना था। अगला पूछ रहा है कि इमोशंस एक पर्सन का कैसे बैरियर बन सकता है। तो देखिए अगर आप इमोशनल हैं तो कोई भी चीज़ों को आप करेक्टली नहीं ऑब्जर्व कर पाइएगा, आप हमेशा जो है भटके रहिएगा, सामने वाले पे कंसंट्रेट नहीं कर पाइएगा, अपना पूरा डिटर्मिनेशन नहीं दे पाइएगा, तो ये सारी चीज़ें जो थी इसमें आती है। देखिए मैंने क्या लिखा है कि एंगर हो गया, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब क्या कहते हैं, हैम्पर कर देते हैं आपके कम्युनिकेशन को। कैसे, आपके अंडरस्टैंडिंग को ख़त्म कर देते हैं, आप पॉइंट्स को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। अगला, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ आइडियम्स और फ्रेजेस गिवन बिलो। बोन ऑफ द कंटेंशन, तो बोन ऑफ द कंटेंशन का क्या मतलब होता है, तो बोन ऑफ द कंटेंशन का मतलब होता है, ये देखिए, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, बी के 1 का 2, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। आगे देखिए, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक मतलब एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म फॉर समथिंग यू हैव डन, समझ गए, मतलब अपने क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट कर लेना ही फेस द म्यूजिक की बात होती है। अब देखिए, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, इसको करेक्ट करना था, तो क्या दिखा था कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट वाई आई लाइक हर सो मच, तो इसमें सिर्फ अगर आप दैट को हटा देते, दैट को हटा दीजिए और वाई के बाद थोड़ा कॉमा लगा दीजिए, तो ये करेक्ट हो जाता कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन वाई आई लाइक हर सो मच। ये देखिए दूसरा का था एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, और लास्ट आई कैन नॉट एक्सप्लेन वाई आई लाइक हर। सिंपली लास्ट में क्या करना था आपको कि लेटर लिखना था, क्या, रेज्यूमे, कवर लेटर। तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन है, ये तो यूजुअल है, हमेशा पूछता है, आपको क्या करना था, रेज्यूमे, लेटर नीचे लिख देना था, ठीक है, पूरा डिटेल ऊपर गिवन था, आप अपना डिस्क्रिप्शन डालते और हो जाता। अब बात कर लेते हैं नंबर कटने की। देखिए अगर ये 5 मार्क्स का है और अगर आपने इसका फॉर्मेटिंग अच्छे से कर लिया तो 3 से 4 तो कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि भाई वर्ड्स तो अपना लिख सकते हैं ना, इसमें वर्ड्स अपना डाल सकते हैं, आप अपना क्वालिफिकेशन क्या डिटेल है वो डाल सकते हैं। 3 से 4 यहाँ पे आप कंफर्म मानिए अगर आपने इसको लिख दिया अच्छे से तो। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दे, इसका प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट वाइज ही आपको चलना था। AMCQs वाले को इग्नोर भी करते हैं, और फिर से एक आते हैं जो यहाँ पे ईमेल लिखना था, अगर इसमें भी 4 दे सकता है, 3 to 4 आराम से, अगर आपने एक लिख दिया BCC ये सब भी लिख कर नीचे एक्सप्लेन कर दिया, इंट्रो दे दिया अच्छे से, इसको भी दे देगा। और ये देखिए क्लाइमेट चेंज जो रिपोर्ट वाला था, इसमें अगर आपने अच्छे से लिखा तो इसमें भी 2.5-3 कहीं नहीं जा रहे, अगर और अच्छे से लिखता तो 4। अब 5 लिखने का मतलब कि जैसा ICI का इंटेंशन है तो उस इंटेंशन से आपने लिखा है, रिपोर्ट में फैक्ट्स ये सबको भी लिखा जाता है।
तो 3 to 4 मार्क्स यहाँ पे भी आपको मिल सकते हैं। MCQ में इग्नोर करके चल रहा हूँ, बिल्कुल इग्नोर। और ये जो कम्युनिकेशन है, ये सब वाले 2-2 नंबर के जो 8 नंबर के क्वेश्चन थे उसको आप समझ लीजिएगा। वे प्रेसाइज लिखना था, 1/3 सिंपली कर देना था, तो 3 to 4 तो यहाँ भी कहीं नहीं जा रहा है, कितना भी काटेगा तो अगर आपने लिखा है। वैसे ये देखिए यहाँ पे नोट मेकिंग वाला 3 और 2 5 मार्क्स का है, तो यहाँ पे 4 मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहे, 3 to 4 मार्क्स यहाँ पे भी नहीं जा रहे। तो BCR स्कोरिंग है, और अगली बार जैसे दिसंबर अटेम्प्ट तक ये रहेगा एप्लीकेबल, ठीक है। आपका जो है वो दिसंबर अटेम्प्ट तक आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ये जो है आपके पास दिसंबर के लिए भी है। अब देखिए मई में जो है जो 2024 आने वाला उसमें चेंज होने वाला है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए आपको मेन फोकस क्या रखना है कि जो आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, वो आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि वहाँ पे जो है थोड़ा सा अगर गलती भी होगा तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मार्क्स कटेगा। अब मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन आपने 7 पॉइंट लिखा, एक गलत भी लिख दिया तो मे भी कितना से आपको 5 में 5 मिल जाए डायरेक्ट क्वेश्चन। तो जब अगर 100 मार्क्स का लॉ हो जाएगा पूरा थ्योरी, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन जो होंगे ना, वो आपको मैं बता दूं, लिख कर दे देता हूं कि 50 मार्क्स के आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। इवन 50 to 60 कर देता हूं, 50 to 60। क्यों? क्योंकि 125 मार्क्स के टोटल 120 मार्क्स का लॉ पेपर बनता है ना, और करके भी क्वेश्चन रहते हैं। तो 50 to 60 मार्क्स के आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। जैसे कुछ में पूछ दिया कि लॉ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन बताइए, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन बताइए, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवियर टेम्पटर जो है उसका बताइए। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन, फ्री कंसेंट कैसे लेना चाहिए, विदाउट फ्री कंसेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, कुछ एक्सेप्शन। तो ये सारी चीज़ें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, जो कि 50 to 60 मार्क्स के होंगे, और 50 लाना होगा। यानी कि आपका लॉ वाले क्वेश्चन में अगर आप 4-5 अच्छे से कर लेंगे, और यहाँ पे भी अगर आप अच्छे तरीके से अगर 2-3 गलती भी हो जाता है तो भी आप जो है वो लॉ में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। खैर ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे, हो गया कंप्लीट।